बिजनेस साइकिल के बारे में बात करेंगे तो देखिए बिजनेस साइकिल आपका कुछ इस तरह से जाता है, कुछ इस तरह से आपका जाएगा बिजनेस साइकिल। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ से जो बिजनेस का जो ग्रोथ है कुछ इस तरह से ये जो जा रहा है ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन। यहाँ पर ये एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंशन की बात करें, ये गया पीक तक, एक्सपेंशन से गया पीक तक। इसके बाद इसमें रिसेशन होना शुरू हुआ रिसेशन होना शुरू हुआ सर। रिसेशन होने के बाद ये नीचे आया थोड़ा, इसको बोले डिप्रेशन। ये डिप्रेशन हुआ इसका, और डिप्रेशन के बाद ये जो लास्ट पॉइंट आपको कहते हैं सबसे बॉटम वाला मिलेगा, इसको बोलेंगे ट्रफ। ट्रफ बोलते हैं या फिर आप इसको स्लंप बोलिए, और फिर इसके बाद रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बिजनेस साइकिल है। अगर आप हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इनक्लाइंड प्लस। इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का हम पहले सिलेबस पूरा देख लेते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या क्या है और क्या हमारा सिलेबस है जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं इसके लिए। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के सिलेबस में अगर हम जाएंगे तो पहले तो आपको देखना होगा कि व्हाट इज़ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसकी डिफिनीशन और इसका रोल हमें देखना होगा, क्या क्या इसका रोल है। हमें यहाँ पर देखना होगा कि हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हमें देखना होगा डिफिनीशन देखना होगा। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को मैं ME लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। और इसका नेचर देखना होगा, नेचर ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ओके, नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स देखने के बाद हम यहाँ पर इसकी कुछ थ्योरीज पे जाएंगे, थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ओके, थ्योरीज और जो कॉन्सेप्ट्स होती हैं उसके बाद हम इसका ये देखेंगे कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है इसका बिजनेस डिसीजन में क्या इंपॉर्टेंस पड़ने वाला है। बिजनेस डिसीजन में किस तरह से ये अपना रोल प्ले करेगा, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, छोटे छोटे आपको टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे बोलते हैं कि डिमांड थ्योरी, डिमांड थ्योरी मिलेगी। डिमांड थ्योरी में अगर हम बात करें डिमांड, व्हाट इज द डिमांड, इसके बारे में हमें थोड़ा डिस्कस करना होगा, पढ़ना होगा। व्हाट इज द डिमांड, डिमांड क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में हमें पढ़ना होगा। टाइप्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल रहते हैं। टाइप्स हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। और ये डिमांड थ्योरी है, तो इसके बाद हमें पढ़ना होगा लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का नियम क्या है भाई, लॉ ऑफ डिमांड। जैसे कि हम कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड का नियम क्या होता है कि अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी है, कोई भी अगर कमोडिटी की बात करें, कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इस बात की हम बात करते हैं। अगर प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही, तो देखिए इसमें थोड़ी सी बात यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्वांटिटी डिमांडेड की इधर बात करेंगे, प्राइस की हम इधर बात करने वाले हैं। ओके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर देखिए, अगर मेरा प्राइस यहाँ पर कुछ, ये P1 मेरा प्राइस है, तो डिमांड मेरी या क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पर Q1 इतनी हो जाएगी। अगर मेरा प्राइस यहाँ से कुछ बढ़ रहा है, ये मेरा देखिए प्राइस यहाँ पर P2 हो गया है, तो डिमांड मेरी यहाँ पर कम हो जाएगी। क्वांटिटी मैं कम खरीदने की कोशिश करूँगा जब मेरा प्राइस बढ़ जाएगा किसी भी कमोडिटी का। अगर हम कोई भी वस्तु खरीदने जा रहे हैं, अगर प्राइस कम है तो हम ज़्यादा चीज़ खरीद लेंगे, अगर प्राइस उसका ज़्यादा हो गया तो उसको कम खरीद पाएंगे। अब देखिए ये जो कर्व आपको कुछ इस तरह से एक लाइन मिलेगी, तो इस लाइन को हम बोलेंगे, ये जो देखिए ये आपको लाइन मिल रही है, इसी चीज़ को बोलते हैं डिमांड कर्व। देखिए जब आप डिमांड पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कुछ सप्लाई का भी फैक्टर होता है।
कुछ सप्लाई का भी फैक्टर होता होगा। देखिए जब डिमांड ये है प्राइस बढ़ रहा था तो अपनी क्वांटिटी कम हो रही थी, हम कम चीज़ खरीद रहे थे। अगर देखिए लॉ ऑफ डिमांड ये है और लॉ ऑफ सप्लाई की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहीं पे। सप्लाई का नियम क्या है, अगर देखिए यहाँ पर क्वांटिटी कोई ये है और आपका प्राइस ये है। अगर आप प्राइस P1 की बात करेंगे, मैं यहाँ पर आपको 100 रुपये दे रहा हूँ, 100 रुपये दे रहा हूँ और आप 100 रुपये में मुझे कुछ ही मटेरियल देंगे। अगर मैं आपको 200 रुपये दे दूँ, यहीं पर 200 रुपये दे दूँ, तो आपको कुछ ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा मटेरियल देना पड़ेगा। मानते हैं कि 100 रुपये में आप मेरे को 20 रजिस्टर दे रहे हैं, 20 रजिस्टर नहीं पर 20 पेन की बात करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। 100 रुपये में आप मेरे को 20 पेन दे रहे हैं, अगर मैं आपको 200 रुपये दे दूँ तो आप मेरे को अब यहाँ पर 40 पेन देंगे, क्योंकि एक पेन का रेट 5 रुपये है, तो आपको 40 देना होगा। अब देखिए डिमांड थ्योरी के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग ये कुछ कर्व इस तरह से मिल रहा था। अब देखिए यहाँ पर कुछ ये कर्व मिलेगा, इसीलिए हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड का अगर हम कर्व एक में ही देखेंगे, एक में देखने की कोशिश करेंगे, तो देखिए ये जा रहा लॉ ऑफ सप्लाई और ये जा रहा लॉ ऑफ डिमांड। ये सप्लाई की बात करेगा कर्व जो ऊपर की तरफ जा रहा है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आपको नेगेटिव कर्व मिल रहा है। ये बात करेगा लॉ ऑफ डिमांड की। ओके, देखिए डिमांड थ्योरी, टाइप्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अब फिर मैंने बात करी लॉ ऑफ डिमांड, और कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो एक्सेप्शंस की बात करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी हम, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखिए लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, और इसके बाद एक छोटी सी बात हमें पढ़नी होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे हम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिमांड में इलास्टिसिटी क्या होती है। अब देखिए इलास्टिसिटी आपको यहाँ पर मिलेंगी 4-5 तरह की, आपको यहाँ पर लगभग 4 से 5 तरह की मिलेंगी इलास्टिसिटीज़। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बात बोलेगी कि जैसे ही हम प्राइस में इंक्रीमेंट करते हैं तो उसकी डिमांड में या क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे होते हैं उसमें क्या चेंज आता है, क्या परसेंट चेंज आए, परसेंट चेंज की बात करेगा। तो देखिए अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चल रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कितने तरह की इलास्टिसिटीज़ होती हैं, क्या हम केवल प्राइस की ही बात करें तभी इलास्टिसिटी होगी, या हम कोई ये चीज़ खरीद रहे हैं, एक्स चीज़ खरीद रहे हैं और एक दूसरी वाई थिंग है, ये कमोडिटी ये है, दूसरी कमोडिटी ये है, अगर हम इसको खरीद रहे हैं और हमने इसका प्राइस बढ़ा दिया तो इसकी क्वांटिटी में क्या चेंजिंग आई है, क्या परसेंट चेंज आया है, क्या हमने परसेंट चेंज इसमें किया है, परसेंट चेंज इन प्राइस एंड परसेंट चेंज इन क्वांटिटी, हमें ये चीज़ देखनी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैं परसेंट चेंज इन प्राइस की बात एक्स में कर रहा हूँ तो दूसरा परसेंट चेंज इन क्वांटिटी की बाई में जा कर के बात करेगा, या मैं परसेंट चेंज इन क्वांटिटी एक्स की बात करूँगा तो वो बाई में परसेंट चेंज इन प्राइस की बात करेगा। तो इस तरह से बहुत सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। तो यहाँ पर जो मेन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वो होगा प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी, और आपको मिलेगा एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपको मिलेगा आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपको मिलेगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आपको यहाँ पर 5 तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिलेंगी। और ये देखिए ये जो प्राइस इलास्टिसिटी है इसके यहाँ पर आपको कुछ 4-5 तरह मिलेंगे, 4-5 टाइप्स मिलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा यहाँ पर इकोनॉमिक्स का। हम सिंपली बात करते हैं इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी या फिर यूनिट इलास्टिक डिमांड की बात करते हैं। अब देखिए कोई इंसान होगा यहाँ पर परफेक्ट की बात करेगा, यहाँ पर भी परफेक्ट लगाएगा, सही है परफेक्ट लगाइए, लेकिन परफेक्ट में क्या हो जाएगा, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक।
में आपको कर्व कुछ इस तरह से मिलेगा, एक तरफ अपनी क्वांटिटी चल रही है, एक तरफ हमारा प्राइस चल रहा है। अब देखिए इलास्टिक डिमांड की अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए प्राइस बढ़ रहा है बट क्वांटिटी सेम है। क्वांटिटी आपको यही मिल रही है, अपनी डिमांड नहीं बढ़ रही है बल्कि प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। कुछ आपको ये कर्व मिलने वाला है और कुछ आपको कर्व ये मिलेगा कि ये देखिए आपका प्राइस जो है रुका हुआ है, प्राइस नहीं बढ़ रहा है बल्कि डिमांड बढ़ रही है। आपको ये मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको ये कर्व देखने को मिलेगा कि मेरा यहाँ पर P1 थी प्राइस, तो क्वांटिटी इतनी थी, अगर मैंने P2 कर दिया है तो मेरी क्वांटिटी यहाँ पर कम हो गई है। प्राइस बढ़ा दिया तो क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये देखिए ये आपको चेंजिंग मिल रही है ना, Q1 से Q2 के बीच में जो चेंजिंग मिल रही है, Q1 से Q2 के बीच में जो चेंजिंग मिल रही है, यहाँ पर आपको मिलेगी P2 माइनस P1 के बीच में चेंजिंग। तो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं डेल्टा Q, इस चीज़ को बोल सकते हैं डेल्टा P। ओके, तो ये जो स्लोप हमें दिखाएगा, यही दिखाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप डेल्टा P बोल सकते हैं परसेंट चेंज में, इसको डेल्टा Q बोल सकते हैं परसेंट चेंज में, और ये होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा आपका ये। अब देखिए अगर ये कर्व जितना इसमें चेंजिंग हो रहा है उतना ही इसमें चेंजिंग हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखिए ये तो परफेक्ट की बात हो गई, ये भी परफेक्ट की बात हो गई, ये यूनिटरी की बात हो गई। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर देखिए प्राइस सेम जा रहा था, प्राइस में जो परिवर्तन हो रहा था, जो चेंजिंग आ रही थी, परसेंट चेंज जो प्राइस में हो रहा था, वही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में हो रहा है। अब कहीं आपको ऐसा मिले कि परसेंट चेंज इन द प्राइस इज ग्रेटर देन द परसेंट चेंज इन क्वांटिटी, या फिर परसेंट चेंज इन प्राइस इज लेस देन द परसेंट चेंज इन क्वांटिटी, इसके बारे में बात की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये जब चीज़ आती है तो यहाँ पर हम बात करते हैं रिलेटिव इलास्टिक एंड रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड। ओके, तो प्राइस इलास्टिसिटी की अगर बात करें तो देखिए वहाँ पे हमने बात करी है इलास्टिक परफेक्ट, इन इलास्टिक परफेक्ट, यूनिटरी। अब आएगा इलास्टिक रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। आपको यहाँ पर पांच तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिलेंगी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से बिलोंग करेंगी। ओके, इनकम इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, ये अपना टॉपिक है, इसके बाद हम बात करेंगे यूटिलिटी। व्हाट इज द यूटिलिटी? ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी की अगर बात करें, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी को बताएंगे, प्रोडक्ट की अगर कोई क्वालिटी बताने की बात करता है तो वहाँ पर हम उसके टेस्ट प्रेफरेंस की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम एक उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर दे देते हैं, यूटिलिटी नंबर दे देते हैं, बस काउंटेबल थिंग है ये। यहाँ पर हम बस केवल एक यूटिलिटी नंबर दे देंगे। अगर कोई आपसे पूछे कोई भी कमोडिटी, आपके पास एक्स कमोडिटी है, उसकी क्या यूटिलिटी होगी, तो यूटिलिटी में आप 10 नंबर 20 नंबर ये कुछ दे सकते हैं, बस यही होगा यूटिलिटी। और यूटिलिटी में जो भी है दो टाइप है इसके, एक है कार्डिनल और एक है आर्डिनल। कार्डिनल और आर्डिनल यूटिलिटी, हमें यहाँ पर दो तरह की यूटिलिटी पढ़ने को मिलेंगी। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हो गई, और देखिए डिमांड थ्योरी की भी बात हो, लाभ डिमांड की बात हो गई, लाभ सप्लाई की भी बात हो गई। आपको पढ़ने को मिलेगा डिमांड शेड्यूल। व्हाट इज द डिमांड शेड्यूल? सर डिमांड शेड्यूल क्या होता है? मैं आपको यहाँ पर कुछ प्राइस की लिस्ट दे दूँ, यहाँ पर कुछ ये प्राइस है 10, 20, 30, 40, 50, ये मैं आपको टेबल देता हूँ प्राइस की। यहाँ पर आपको क्वांटिटी की दे देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10। ये मैंने आपको सारी चीज़ें दे दी हैं। अब आपको करना क्या है, इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। दिस इज़ द क्यू, दिस इज़ द पी। आप यहाँ पर कुछ लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10।
अब आप इसको कुछ इस तरह से करते जाइए, इस तरह से करते जाइए, इस तरह से आप इसे करते जाइए। दिस इज द डिमांड शेड्यूल। बस कुछ नहीं, हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। दिस इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। हमें ग्राफ प्लॉट करना किस किस के बीच में, प्राइस चेंज एंड द क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। अब बात करते हैं डिमांड फॉरकास्टिंग। डिमांड फॉरकास्टिंग में क्या होता है सर? डिमांड फॉरकास्टिंग में हम डिमांड को फॉरकास्ट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारे फ्यूचर में कितनी सेल्स जाने वाली हैं। तो डिमांड फॉरकास्टिंग के यहाँ पर 2-3 मेथड भी होते हैं। एक अपना सर्वे मेथड होता है, सर्वे मेथड। एक आपका स्टेटिस्टिकल मेथड होता है, स्टेटिस्टिकल मेथड होता है। सर्वे मेथड में क्या होता है, हम इंडिविजुअल पर्सन के पास जाते हैं, उसका सर्वे करते हैं, उससे उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन पूछते हैं कि आपको किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है या फिर क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 मेथड मिलते हैं और स्टेटिस्टिकल मेथड में आपको 2 मेथड मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 मेथड मिलेंगे, यहाँ पर आपको 3 मेथड। कंज्यूमर सर्वे मेथड और यहाँ पर आपका रहेगा ओपिनियन पोल मेथड। ओपिनियन पोल मेथड जैसे कि नेम से ही डिफाइंड होगा, व्हाट इज़ द कंज्यूमर सर्वे, व्हाट इज़ द ओपिनियन पोल। एंड थर्ड इज़ द ट्रेंड प्रोजेक्शन। ट्रेंड प्रोजेक्शन, ट्रेंड को प्रोजेक्ट करेगा, आजकल किसका ट्रेंड चल रहा है उसी के बेस पर ये डिमांड को फॉरकास्ट करेगा। और ये ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल में आपको सभी को एक आने की परमिशन दे देगा और कहेगा अपना अपना व्यू रखिए। कंज्यूमर सर्वे हर एक कंज्यूमर के पास जाकर के उसका सर्वे करेगा, यहाँ पर ये सर्वे मेथड है। और स्टैटिस्टिकल मेथड में हमें 2 तरह के, देखिए टाइम सीरीज एनालिसिस और आपको मिलेगा यहाँ पर दूसरा कोरिलेशन मेथड। कोरिलेशन मेथड आपको ये चीज़ मिलेंगी, 2 मेथड मिलेंगे, कोरिलेशन मेथड और टाइम सीरीज मेथड, जिसके थ्रू हम डिमांड को फॉरकास्ट कर पाएंगे। ओके, इसके बाद ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम बात करेंगे इसके बाद प्रोडक्शन पे। व्हाट इज द प्रोडक्शन? हमें प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना होगा। तो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन को अगर हिंदी में देखा जाए तो उत्पादन। ओके, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, रिसोर्सेज की मदद से रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करना कहलाता है क्या? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में हम देखेंगे कितने तरह के प्रोडक्शन होते हैं। प्रोडक्शन में अगर हम देखें कितने तरह के प्रोडक्शन होते हैं, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा और टर्सरी होगा। टर्सरी, ओके, 3 तरह के प्रोडक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, 3 तरह के प्रोडक्शन होंगे। लेकिन हमें ये देखना है प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स, ठीक, कौन कौन से फैक्टर्स अगर हमें प्रोडक्शन करना है। एक बार आप ही अपना दिमाग लगाकर सोचिए, माइंड लगाइए, थोड़ा जोर डालिए। अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए हैं? आपको लैंड चाहिए है, आपको लेबर चाहिए है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप, आपको कैपिटल चाहिए है, आपको कैपिटल चाहिए। देखिए कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपसे, लैंड जो है, लैंड का आपको रेंट देना होगा। लेबर से अगर हम काम लेंगे तो वेज और सैलरी की बात करेंगे, वेजेस एंड सैलरीज की बात करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें तो ये हमें प्रॉफिट देगा भाई, रिस्क लेने की हमारे पास कैपेसिटी है तो प्रॉफिट मिलेगा। कैपिटल की बात करें, कैपिटल हमें देगा क्या? इंटरेस्ट मिलेगा हमें कैपिटल से, या देना पड़ेगा जो भी है। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन के 3 तरह हैं हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल। अगला चैप्टर है अपना नेशनल को। आप किसी नेशन में रहते हैं तो नेशन में आपको टोटल इनकम की अगर बात करनी है तो कौन कौन सी इनकम आपको वहाँ पे, अगर आप यहाँ पर टोटल इनकम की बात करने वाले हैं, नेशनल इनकम में आप टोटल इनकम की बात करने वाले, तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी इनकम लेनी पड़ेगी। तो देखिए, तो यहाँ पर हम बात करें एग्रीगेट्स ऑफ द नेशनल इनकम, NI की बात करेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम के मुझे अगर एग्रीगेट पता चल जाए, और दूसरी बात करेंगे हम
मेथड्स टू कैलकुलेट ऑफ द नेशनल इनकम, मेथड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। तो एग्रीगेट्स की अगर सर बात करें हम, तो एग्रीगेट्स हमें क्या क्या मिलेंगे। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर 4 लाइन ड्रा कर लेनी है। तो 4 लाइन जब आप यहाँ पर इस तरह से ड्रा करेंगे, एक तरफ आपको लेना होगा ग्रॉस की बात करिए सर, ग्रॉस की बात करिए, नेट की बात करिए, यहाँ पर आपको 2 लाइन ड्रा करनी है। यहाँ पर आपको बात करनी है किसकी, नेशनल की बात करनी है, नेशन की बात करनी है। और आप यहाँ पर आपको डोमेस्टिक की बात करनी है, घरेलू डोमेस्टिक की बात करनी है। यहाँ पर आप इसमें भी प्रोडक्ट रखिए और इसमें भी आप प्रोडक्ट रखिए, यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस की बात करनी है। और आपको यहाँ पर थोड़ा फैक्टर्ड कास्ट की बात करनी है, फैक्टर कास्ट की बात करनी है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको सारे के सारे एग्रीगेट जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीएनपी क्या होता है, आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप अगर भूल जाते हैं तो आज से आप नहीं भूलेंगे, बस खाली 2 मिनट आपको ध्यान देना है। तो देखिए इधर से GNNDPP ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आपको करना क्या है, आपको एक एक चीज़ उठा लेनी है। इससे आप G को उठाइए, इससे आप G को उठाइए, इससे आप N को उठाइए और इससे आप प्रोडक्ट को सेम रखिए और एक बार में मार्केट प्राइस लीजिए। दूसरी बार आप उठाइए G को उठाइए, D को उठाइए, P को उठाइए, फिर आप मार्केट प्राइस को उठाइए, फिर उठाइए GNP, मार्केट की बात करिए, फैक्टर्ड को उठाइए, फैक्टर्ड FC, GDP। अब आपको फिर फैक्टर्ड की बात करनी है। देखिए आपको GDP के GDP GNP के बारे में 4 चीज़ें पता चल गई हैं। अब मैं यहाँ से बात करूँगा, नेट की बात करूँगा। तो देखिए नेट में आपको N उठाना है, D उठाना है, P उठाना है, एक बार मार्केट प्राइस की बात करनी है, NDP उठाना है, एक बार आपको फैक्टर्ड प्राइस के बारे में फैक्टर्ड कॉस्ट के बारे में बात करनी है, एक बार आपको NNP उठाना है, मार्केट प्राइस के बारे में बात करनी है, NNP उठाना है और फैक्टर्ड कॉस्ट के बारे में बात करनी। 4 आपके हो गए एग्रीगेट्स, 4 ही एग्रीगेट्स हो गए और 4 ही एग्रीगेट्स हो गए, 8 एग्रीगेट्स हो गए। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए ये जो नेशनल इनकम है, इसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके थे हमारे पास। इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 तरीके थे। वैल्यू एडेड मेथड था, वैल्यू एडेड, ठीक है, जो भी वैल्यू है सारी वैल्यू को ऐड कर लिया जाए। वैल्यू मतलब कहाँ से, प्रोडक्ट से आएगी ना, इसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। अब देखिए दूसरा आपको ये मेथड मिलेगा एक्सपेंडिचर, बोलिए सर इसको, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा मेथड कौन सा है, तीसरा मेथड कौन सा, तीसरे मेथड के बारे में थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइए कौन सा मेथड होगा तीसरा मेथड। तीसरा मेथड होगा यहाँ पे इनकम मेथड, तीसरा मेथड होगा यहाँ पर इनकम मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, इनके बारे में भी पढ़ना होगा हमें। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज होते होंगे नेशनल इनकम में, अगर आप नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं और आपको GDP से GNP और GNP से NDP या फिर NNP नहीं कैलकुलेट करना आता, नहीं आता है सारी चीज़ें, तो आपका ये चैप्टर पढ़ना बेकार है। चैप्टर पढ़ना बेकार सही कह रहा हूँ कि देखिए आपके पास है GDP, आपको चाहिए GNP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस GDP है आपके पास, और आपको GNP चाहिए है, नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपको चाहिए है, ठीक है, आपके पास GDP है और आपको ये चीज़ चाहिए है। तो आपको करना क्या होगा, देखिए मैं अगर इस कंट्री में रहता हूँ, अगर आप हैं इंडिया में रहते हैं, ठीक है, इंडिया में रहते हैं, जो इंडिया की सीमा के अंदर, बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उससे बोला जाएगा GDP। और जो इंडिया में रहने वाले लोग फॉरेन में जा करके विदेशों में जा करके जो वहाँ पर इनकम जनरेट करते हैं, माना जाता है कि जो विदेशों में जिनका बिजनेस चल रहा होता है, जो वो इनकम जनरेट करेंगे वो भी तो आ जाएगा ना इसमें भाई। देखिए GDP जो है हमारा, इसमें NFIA को आप जोड़िए, आप पहुँच जाएंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में NFIA क्या होता है, NFIA क्या होगा, नेट फैक्टर्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
एब्रोड, जो विदेशों से आपने नेट फैक्टर्ड इनकम जनरेट करके लाए हैं उसको अब जीडीपी में जोड़िए, जीएनपी पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए, अगर आपके पास जीडीपी है, अब आप एनडीपी चाहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहते हैं, तो आप जीडीपी में से डिप्रिसिएशन घटा दीजिए। जीडीपी है आपके पास तो डिप्रिसिएशन घटा दीजिए। डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो जीडीपी से एनडीपी पर पहुंच जाएंगे। ओके, एक मिनट। अभी इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। 2-3 वीडियो में इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाएगा। देखिए, आपके पास जीडीपी आपके पास ये रखा है, आपको चाहिए जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, तो जीडीपी में आपको एनएफआईए जोड़ना होगा। अगर आपको एनडीपी चाहिए तो आपको जीडीपी में डिप्रिसिएशन को घटाना होगा। अगर आप बात करें मार्केट प्राइस की बात करें तो जो आपके पास फैक्टर्ड कास्ट होती है, फैक्टर्ड कास्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा था, मार्केट प्राइस फैक्टर्ड कास्ट लिखा था, तो फैक्टर्ड कास्ट में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दीजिए। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दीजिए। अब देखिए, कोई इंसान आपके पास आया और उसने कहा मेरे पास भाई जीडीपी एफसी है। अब आप मेरे को कैलकुलेट करके बताइए जीएनपी एमपी, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बताइए मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करके। मेरे पास जीडीपी एट फैक्टर्ड कास्ट है, तो आपको कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके जीएनपी एट एमपी करना है इक्वल टू जीडीपी एट द फैक्टर्ड कास्ट। यहाँ पर आपको दे रखा फैक्टर्ड कास्ट दे रखा है ना। अब देखिए, पहले एमपी को मार्केट प्राइस को फैक्टर्ड कास्ट में जो है इसके बीच जो रिलेशन है उसको देखना है। देखो, मार्केट प्राइस मुझे चाहिए, फैक्टर्ड कास्ट दे रखा है, तो मैं इसमें इसे घटा दूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस एंड जो है डोमेस्टिक ये दे रखा है, नेशनल पे मुझे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे मेरे को आना है, तो यहाँ पे मैं एनएफआईए को जोड़ दूँ, हो जाएगा। ओके, तो मैं जीएनपी एट एमपी इस तरह से कैलकुलेट करूँगा और आपको भी इसी तरह से ही करना है। और जो 3 मेथड थे आपके, और जो 3 मेथड हैं आपके, वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम मेथड, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। ओके, इसके बाद आपका आता है लास्ट यूनिट जिसमें हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की, जिसमें हम बात करेंगे इन्फ्लेशन और बात करेंगे प्राइस लीडर, कौन कौन सी संस्थाएं हैं या कौन कौन सी कंपनी है जो प्राइस को लीड करेंगी। कार्टल्स की बात करेंगे, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो प्राइस को लीड करता है। इन्फ्लेशंस की बात करेंगे। इन्फ्लेशन में आपको 2 तरह के इन्फ्लेशन मिलेंगे, डिमांड पुल होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और होता है कास्ट पुश इन्फ्लेशन। प्राइस लीडर कार्टल्स की बात करेंगे। बिजनेस एनालिटिक्स की बात करेंगे, बिजनेस एनालिटिक्स की बात करेंगे सर, बिजनेस एनालिटिक्स की बात करेंगे। और बिजनेस एनालिटिक्स में हम थोड़ी सी बात करेंगे बिजनेस साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बिजनेस साइकिल आपका कुछ इस तरह से जाता है, कुछ इस तरह से आपका जाएगा बिजनेस साइकिल, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ से जो बिजनेस का जो ग्रोथ है कुछ इस तरह से ये जो जा रहा है ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन। यहाँ पर ये एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंशन की बात करें, एक गया पीक तक, एक्सपेंशन से गया पीक तक, इसके बाद इसमें रिसेशन होना शुरू हुआ सर। रिसेशन होने के बाद ये नीचे आया थोड़ा, इसको बोले डिप्रेशन। ये डिप्रेशन हुआ इसका, और डिप्रेशन के बाद ये जो लास्ट पॉइंट आपको कहते हैं सबसे बॉटम वाला मिलेगा, इसको बोलेंगे ट्रफ बोलते हैं, या फिर आप इसको स्लंप बोलिए। और फिर इसके बाद रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाती है।
तो ये बिज़नेस साइकिल है। अगर आपको ये बिज़नेस साइकिल का डायग्राम कुछ इस तरह से बनाना आता है तो हम इसके बारे में 2-2 4-4 लाइनें विद थ्रू द डायग्राम लिख सकते हैं। ये बिजनेस एनालिटिक्स थी, बिजनेस साइकिल की हमने बात कर ली है, कार्टल्स की बात कर ली है, प्राइस लीडर, इन्फ्लेशन, इनके सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें तो केवल ओवरव्यू है इकोनॉमिक्स का, और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आधा का आधा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। तो कैसा लगा वीडियो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।